नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करने जा रहे हैं। ये सीधे महर्षि वाग्भट के ग्रंथ अष्टांग हृदयम से आता है। विषय है शरद ऋतु और इस मौसम में स्वस्थ रहने के 5 अचूक नियम। और ये विषय आज के समय में मुझे लगता है और भी जरूरी हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि अपनी पिछली चर्चा में हमने शरद ऋतु के आहार पर, मतलब क्या खाएं, इस पर विस्तार से बात की थी। हाँ, वो एक बहुत जरूरी कड़ी है। तो जो श्रोता आहार के बारे में जानना चाहते हैं वो इस चर्चा के बाद उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम विहार पर यानी जीवन शैली पर ध्यान देंगे और देखते हैं कि ये सदियों पुराने सूत्र आज भी हमारी सेहत के लिए कितने कारगर हैं। शुरुआत करते हैं पहली और सबसे आम आदत से, हमारी सुबह की चाय। हम सब दिन की शुरुआत चाय से करते हैं, लेकिन वाग्भट के समय में तो ये दूध वाली चाय नहीं थी। तो वो इस मौसम में क्या पीने की सलाह देते हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अष्टांग हृदय में ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस मौसम में पित्त प्राकृतिक रूप से बढ़ा हुआ होता है और जो दूध वाली चाय है वो अपनी गर्म तासीर और अम्लीय प्रकृति के कारण उस बढ़े हुए पित्त को और भड़काती है। इसका समाधान बहुत ही सरल और प्रभावी है, धनिया और सौंफ का पानी। धनिया और सौंफ, ये तो हम आमतौर पर सब्जी और मसालों में इस्तेमाल करते हैं। इन्हें सुबह सुबह पानी में पीना ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब क्या ये सिर्फ एक घरेलू नुस्खा है या अष्टांग हृदय में इसके पीछे कोई गहरा आयुर्वेदिक सिद्धांत भी बताता है? नहीं, ये सिर्फ एक नुस्खा नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। देखिए, आयुर्वेद में हर पदार्थ का अपना एक गुण होता है, एक तासीर होती है। धनिया और सौंफ, इन दोनों की तासीर शीतल मानी गई है, यानी ठंडी। वाग्भट कहते हैं कि रात में 1 गिलास पानी में 1-1 चम्मच धनिया के बीज और सौंफ भिगो दें और सुबह इस पानी को हल्का गुनगुना करके खाली पेट पिएं। तो जब शरीर में पित्त यानी अग्नि तत्व पहले से ही बढ़ा हुआ हो तो यह शीतल पेय सीधे जाकर उस अतिरिक्त गर्मी को शांत करता है। अच्छा, तो ये एक तरह से शरीर के अंदर के तापमान को संतुलित करने जैसा हुआ। अष्टांग हृदय में इसके एक और फायदे का जिक्र आता है, त्वचा पर निखार। इसका क्या संबंध है? हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो आयुर्वेद में त्वचा का स्वास्थ्य सीधे हमारे रक्त और पाचन से जुड़ा है। बढ़ा हुआ पित्त हमारे खून में गर्मी पैदा करता है, जिससे कि कील मुहासे, रैशेज, इस तरह की समस्याएं होती हैं। जब धनिया और सौंफ का पानी पित्त को शांत करता है तो ये खून को भी शुद्ध करता है और पाचन को सुधारता है। इसका सीधा असर आपकी त्वचा पर एक प्राकृतिक चमक के रूप में दिखाई देता है। तो ये सिर्फ एक पेय नहीं है, बल्कि शरीर के लिए एक तरह की अंदरूनी शुद्धि क्रिया है। समझ गया। तो सुबह की शुरुआत तो हो गई, अब आते हैं दिन के सबसे जरूरी हिस्से पर, खाना। मुझे लगता है हम सब इस बात को लेकर सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, खासकर खाने के समय को लेकर। अष्टांग हृदय इसे सूरज से कैसे जोड़ता है? आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, मतलब जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहा गया है, वो सीधे सूर्य की शक्ति से जुड़ी है। जब आकाश में सूर्य अपने चरम पर होता है तब हमारी जठराग्नि भी सबसे प्रबल होती है। अच्छा, और इसी तर्क से वाग्भट ने भोजन का समय निर्धारित किया होगा। तो दोपहर और रात के खाने के लिए क्या नियम बताया गया है? बिल्कुल, अष्टांग हृदयम के अनुसार दोपहर का भोजन करने का सबसे सही समय है 12 से 1 बजे के बीच, जब सूर्य ठीक सिर पर हो। इस समय आप अगर थोड़ा भारी भोजन भी करें तो वो आसानी से पच जाता है, लेकिन रात के भोजन के लिए नियम बिल्कुल उल्टा है। वाग्भट कहते हैं कि रात का भोजन यथाशीघ्रम, यानी जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। आदर्श स्थिति तो सूर्यास्त के आसपास की है। ये सुनने में तो एकदम सही लगता है, पर आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में सूर्यास्त तक डिनर कर लेना ये तो लगभग नामुमकिन सा है। कई लोगों की तो ऑफिस से घर वापसी ही रात के 8-9 बजे होती है। तो क्या वाग्भट का ये ज्ञान आज के समय में अव्यावहारिक हो गया है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। देखिए, आयुर्वेद हमें नियम तो देता है, लेकिन साथ ही देश, काल और परिस्थिति के अनुसार उसे ढालने की समझ भी देता है। अगर सूर्यास्त के समय भोजन संभव नहीं है तो हमें उसके पीछे के सिद्धांत को समझना होगा। सिद्धांत ये है कि सूर्य ढलने के बाद हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, देर रात में किया गया भारी भोजन ठीक से पचता नहीं है और शरीर में आम यानी विषैले तत्व बनाता है जो पित्त को और बढ़ाते हैं। तो आज के समय में इसका प्रैक्टिकल रूप ये होगा कि जात का भोजन जितना संभव हो जल्दी करें
और अगर देर हो भी जाए तो भोजन बिल्कुल हल्का और सुपाच्य हो, जैसे खिचड़ी या दलिया। मकसद शरीर को रात में आराम देना है, उस पर पाचन का अतिरिक्त बोझ डालना नहीं। तो जल्दी खाने का एक फायदा अच्छी नींद भी है। और जहां तक मुझे पता है, आयुर्वेद में नींद के लिए भी कुछ खास उपाय बताए गए हैं। अष्टांग हृदय में शीतल अभ्यंग का जिक्र आता है। ये क्या चीज है? अभ्यंग का अर्थ है तेल से मालिश, और शीतल मतलब जो शरीर को ठंडक दे। यह शरद ऋतु के लिए एक अद्भुत क्रिया है, जिसे रात को सोने से पहले करने को कहा गया है। इसमें अपने पैरों के तलवों पर नारियल के तेल से मालिश करनी होती है। नारियल तेल की तासीर प्राकृतिक रूप से ठंडी होती है। वाग्भट ने तो कांसे की कटोरी या थाली से मालिश करने का भी उल्लेख किया है, क्योंकि कांसे धातु भी गर्मी को खींचने का गुण रखती है। एक मिनट, पैरों के तलवों पर मालिश करने से पूरे शरीर की गर्मी और आंखों की रोशनी का क्या लेना देना? ये कनेक्शन थोड़ा चौंकाने वाला है। आमतौर पर हम तनाव कम करने के लिए सिर की मालिश करते हैं, पैरों की नहीं। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इसका जवाब आयुर्वेद के गहरे ज्ञान में छुपा है। हमारे पैरों के तलवे सिर्फ चलने के लिए नहीं है, वहाँ शरीर की सभी महत्वपूर्ण नाड़ियों के अंतिम सिरे मतलब नर्व एंडिंग्स होती हैं। जब हम ठंडी तासीर वाले नारियल तेल से वहाँ मालिश करते हैं तो इसका शांत और शीतल प्रभाव उन नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने घर के सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के थर्मोस्टेट को नियंत्रित कर रहे हों। तलवों की मालिश सीधे हमारे शरीर के पित्त रूपी थर्मोस्टेट को शांत करती है। और आंखों की रोशनी वाला तर्क? आयुर्वेद के अनुसार पित्त का एक मुख्य स्थान हमारे आंखें भी हैं। जब शरीर में गर्मी बढ़ती है तो आपने महसूस किया होगा, आंखों में जलन, लालिमा और तनाव महसूस होता है। पैरों के तलवों की मालिश से जब पूरे शरीर का पित्त शांत होता है तो आंखों को सीधे तौर पर आराम मिलता है, जिससे उनकी ज्योति बढ़ती है। और इसके अलावा यह मानसिक तनाव को दूर कर गहरी और शांत नींद लाने में भी मदद करता है। ये एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन इसके लाभ बहुत गहरे हैं। शरीर की गर्मी शांत करने का ये तरीका तो बहुत अनोखा है। इसी से जुड़ा एक और बहुत ही काव्यात्मक उपाय अष्टांग हृदय में बताया गया है, चंद्रिका जल, यानी चांदनी में रखा हुआ पानी। सच कहूं तो ये किसी कहानी जैसा लगता है। क्या इसके पीछे भी कोई ठोस तर्क है? ये आयुर्वेद के सबसे सुंदर सिद्धांतों में से एक है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों को कितना गहरा समझते थे। वाग्भट कहते हैं कि शरद ऋतु में चंद्रमा की किरणों में अमृत तुल्य औषधीय गुण होते हैं। उन्होंने इस जल को हंसोदक कहा है, यानी हंस के समान निर्मल और शुद्ध जल। और इसे तैयार कैसे किया जाता है और इसका तर्क क्या है? विधि बहुत सरल है। कांच या चांदी के बर्तन में पीने का पानी भरकर रात भर ऐसी जगह रखें जहां उस पर चांद की रोशनी सीधी पड़ती रहे। सुबह उठकर खाली पेट इस जल का सेवन करें। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि चंद्रमा की प्रकृति शीतल और सौम्य है। जब उसकी किरणें रात भर पानी पर पड़ती हैं तो पानी उन शीतल गुणों को अपने अंदर सोख लेता है। ये एक तरह से एनर्जी चार्ज पानी बन जाता है। जब आप इस जल को पीते हैं तो ये सीधे शरीर में जाकर पित्त की बढ़ी हुई उष्णता को संतुलित करता है और विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। मतलब आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों और खाने पीने का विज्ञान नहीं है, ये प्रकृति की ऊर्जा, सूरज, चांद, हवा, इन सब को अपने स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल करने की कला भी है। हम इन चीजों को आज पूरी तरह भूल चुके हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक समग्र विज्ञान है जो ये मानता है कि हम इस प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा है। हमने शरीर के अंदर की बात की, अब थोड़ा बाहर आते हैं, क्योंकि हमारा माहौल भी हम पर असर डालता है। जो 5वां नियम है वो हमारे पहनावे और सुगंध से जुड़ा है। कपड़े और सुगंध, ये छोटी छोटी बातें भी स्वास्थ्य के लिए इतनी जरूरी हो सकती हैं। हाँ, वाग्भट के अनुसार ये बहुत जरूरी है। यह नियम दिखाता है कि आयुर्वेद स्वास्थ्य को कितने 360 डिग्री के दृष्टिकोण से देखता है। इस ऋतु में जब शरीर में पहले से ही गर्मी बढ़ी हुई है तो भारी, सिंथेटिक या गहरे रंग के गर्म कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इनकी जगह हल्के, ढीले ढाले और सूती वस्त्र पहनने की सलाह दी गई है, ताकि त्वचा आसानी से सांस ले सके और शरीर में गर्मी कैद ना हो। कपड़ों की बात तो समझ आती है ताकि शरीर में गर्मी ना रुके, लेकिन इत्र या सुगंध ये तो सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए होता है।
इसका पित्त दोष से क्या सीधा संबंध हो सकता है? यहाँ आयुर्वेद का मन और शरीर का जो संबंध है वो सामने आता है। वाग्भट चंदन, गुलाब, खस या मोगरा जैसे शीतल और प्राकृतिक इत्र का प्रयोग करने का सुझाव देते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि क्रोध, तनाव, चिड़चिड़ाहट जैसी जो भावनाएं हैं वो सीधे तौर पर पित्त दोष को बढ़ाती हैं। ये सभी शीतल और मनमोहक सुगंध हमारे मन पर एक शांत प्रभाव डालती हैं, उसे प्रसन्न रखती हैं। जब मन शांत और प्रसन्न होता है तो तनाव कम होता है और पित्त का प्रकोप स्वाभाविक रूप से नियंत्रित रहता है। कमाल है। तो ये सिर्फ बाहरी तौर पर अच्छा महकने के लिए नहीं है, बल्कि अंदर से मन को शांत रखने की एक चिकित्सा है। सटीक। ये दिखाता है कि एक स्वस्थ जीवन शैली सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि ये भी है कि आप क्या पहनते हैं, क्या सूंघते हैं और आप कैसा महसूस करते हैं। हर छोटी चीज का आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो इन 5 नियमों को अगर एक साथ देखें तो ये सिर्फ कुछ अलग अलग नियम नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है, प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाने का एक ब्लूप्रिंट। क्या पीना है, कब खाना है, शरीर को कैसे शांत करना है और अपने आसपास के माहौल को कैसे अपने अनुकूल बनाना है। बिल्कुल। और जो बात यहाँ सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये ज्ञान कितना सुलभ और व्यवहारिक है। इसके लिए किसी महंगी मशीन या जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। ये हमें सिखाता है कि मौसम के बदलाव को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि अपने शरीर को समझने और उसके अनुरूप